हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उससे कवर कर रहे हैं एंड उसका जो है सेकंड पार्ट हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। एंड सेकंड पार्ट का जो है 4 चैप्टर हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं एंड जिसमें वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 16th एंड 17th सेंचुरी। तो इस टाइम पीरियड से ही आपको पता चल जाता है कि जो है ये जो वो टाइम पीरियड है जो कि मुगल अथॉरिटीज को जो है बिलोंग करता है, मुगल स्टेट को जो है ये बिलोंग करता है। तो हम ऑब्वियसली मुगल स्टेट के बारे में जो है कवर कर रहे थे। अब तक हमने यहाँ पे जो है काफ़ी सारी जो एस्पेक्ट्स हैं अबाउट द मुगल स्टेट वो यहाँ पे कवर किए हैं। जैसे कि हम पीजेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है राइट उनके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि मुगल्स जो है ना उनका मेन जो रेवेन्यू है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड रहता है, वो जो है एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो उसके बारे में हमने यहाँ पे कवर किया था। जमींदारों के बारे में बात की है, पीजेंट्स के बारे में बात की है एंड इवन आर्टिजन्स जो होते हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पे बात की है। तो अब हम यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा बात करेंगे अबाउट द फ्लो ऑफ सिल्वर, कि अब जो है ना एक इस समय में 16th एंड 17th सेंचुरी में जो है ना सिल्वर जो है ना उसका फ्लो जो है इंडिया की तरफ जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो किस तरह से आता है? ऑब्वियसली ट्रेड जो है, जो व्यापार है वो यहाँ पे दूसरी कंट्रीज के साथ हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ होगा, तभी जो है ना सिल्वर हमारी कंट्री में आना स्टार्ट हुआ था। तो किसकी वजह से? ट्रेड जो है वो यहाँ पे मुगल्स के समय में ही जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से जो है सिल्वर का फ्लो जो है टुवर्ड्स द इंडिया स्टार्ट हुआ था। तो उसी के बारे में देखेंगे कि किस तरह से जो है सिल्वर का फ्लो जो है वो इंडिया की तरफ जो है वो स्टार्ट हुआ था। सो द मुगल एम्पायर वॉज अमंग द लार्ज टेरिटोरियल एम्पायर्स इन एशिया। जैसे कि आपको पता है कि पूरे एशिया में जो मुगल एम्पायर है वो सबसे बड़ी जो है टेरिटोरियल एम्पायर थी एशिया में, एंड दैट हैड मैनेज टू कंसोलिडेट पावर, अपनी पावर को काफ़ी अच्छे से कंसोलिडेट किया था। यहाँ के जो रिसोर्सेज है उन्हें काफ़ी अच्छे से इन्होंने जो है कंसोलिडेट किया था ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी। एंड उसके अलावा मुगल्स के समय में यहाँ पे जो उनके जो कंटेम्प्रेरी थे दूसरी कंट्रीज में वो थे, चाइना में एक मिंग एम्पायर थी, ईरान में सफाविद एम्पायर थी, टर्की में ऑटोमन एम्पायर थी। तो वो भी काफी अच्छे से यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश हो चुके थे। उसी समय में जो है इंडिया में मुगल एम्पायर थी। So the political stability achieved by all these empires helped create vibrant networks of overland trade from China to the Mediterranean Sea। तो ये जो एशिया की जितनी भी एम्पायर्स है ना, ये पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थी। तो इनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ओवरलैंड ट्रेड जो था ना चाइना से टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन सी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। डिस्कवरी के वॉयजेस जो हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके थे। दूसरी कंट्रीज के जो यूरोपियन जो है वो यहाँ पे वॉयजेस उनके आ रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे वो नई लैंड्स को। एंड द ओपनिंग अप ऑफ द न्यू वर्ल्ड, इंडिया जो है वो नई वर्ल्ड की तरफ जो है ओपन अप हो रहा था। तो इट रिजल्टेड इन अ मैसिव एक्सपेंशन ऑफ एशियस ट्रेड विद द यूरोप। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यूरोप के साथ इंडिया का जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। So this resulted in a greater geographical diversity of India's overseas trade as well as an expansion in the commodity composition of this trade, right? तो इंडिया का जो है ना एक तरह से जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन्हीं वॉयजेस की वजह से। एंड इंडिया जो है, इंडिया की कॉमोडिटी जो है वो दूसरी कंट्रीज तक जो है वो पहुंचती हैं। इंडिया की जो कॉमोडिटीज है उसकी जो डिमांड है वो दूसरी कंट्रीज में जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो एन एक्सपेंडिंग ट्रेड ब्राउट इन ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर बुलियन इन टू एशिया टू पे फॉर गुड्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम इंडिया। तो अब क्या था, दूसरी कंट्रीज जो है वो इंडिया से सामान खरीद रही थी। तो सामान के बदले में जो है किस किस तरह से वो पेमेंट कर रही थी? वो पेमेंट कर रही थी सिल्वर के थ्रू। मीन जो है इंडिया से सामान वो खरीद लेते थे, उसके बदले में इंडिया को जो पेमेंट करती थी वो जो है सिल्वर देते थे इंडिया को। ओके एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि सिल्वर का फ्लो जो है वो इंडिया की तरफ जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। Obviously this was good for India and as it did not have natural resources of silver, India में जो है सिल्वर के नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। तो ऑब्वियसली अब सिल्वर जो है वो भी इंडिया में आना स्टार्ट हो गया व्यापार के थ्रू। तो ये जो है काफ़ी अच्छी बात थी। एंड एज ए रिजल्ट द पीरियड बिटवीन द 16th एंड 18th सेंचुरी वाज आल्सो मार्क्ड बाय द रिमार्केबल स्टेबिलिटी इन द अवेलेबल ऑफ मेटल करेंसी। तो अब क्या था, पर्टिकुलरली जो सिल्वर रुपया है इंडिया में
वो इंडिया में अब अवेलेबल था। जो मेटल करेंसी होती है वो इंडिया में अब अवेलेबल थी। 16th एंड 18th सेंचुरी के बीच में यहाँ पे एक रिमार्केबल स्टेबिलिटी जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है इन द अवेलेबिलिटी ऑफ मेटल करेंसी। ओके, क्योंकि इंडिया में अब जो है सिल्वर रुपया बनना स्टार्ट हो गया था। सो अब क्या था, इसकी वजह से अब कॉइन्स की मिंटिंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है एंड द सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, एंड इकोनॉमी में अब जो है मनी का सर्कुलेशन भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो जिसकी वजह से एज वेल एज द एबिलिटी ऑफ द मुगल स्टेट टू एक्सट्रैक्ट टैक्सेस एंड रेवेन्यू इन कैश, अब मुगल जो है वो टैक्सेस एंड जो रेवेन्यू है वो कैश में भी ले सकता था। सो द टेस्टिमनी ऑफ एन इटालियन ट्रेवलर, तो एक इटालियन ट्रेवलर हैं गियोवानी कारेरी, उनकी जो टेस्टिमनी है ना वो बताती है, वो जो ये जो इटालियन ट्रेवलर थे वो इंडिया से गुजरे थे 1690 में एंड इन्होंने जो है ना इंडिया का एक काफ़ी जो ग्राफिक अकाउंट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है अबाउट द वे सिल्वर ट्रेवल अक्रॉस द ग्लोब टू रीच इंडिया, कि किस तरह से सिल्वर जो है ना वो पूरे वर्ल्ड को जो है एक तरह से कवर करता हुआ इंडिया तक किस तरह से पहुंचा था, तो इन्होंने यहाँ पे बताया है। सो इट ऑल्सो गिव अस एन आइडिया ऑफ द फिनोमिनल अमाउंट्स ऑफ कैश एंड कॉमोडिटी ट्रांजेक्शंस इन द 17th सेंचुरी, तो किस तरह से यहाँ पे जो है कॉमोडिटी एंड कैश की जो ट्रांजेक्शंस हुआ करती थी 17th सेंचुरी में, उसके बारे में भी जो है इन्होंने यहाँ पे बताया है। सो ए अकबरी ऑफ द अबुल फजल अलामी, राइट, वो भी हमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बताती है, उसके बारे में थोड़ा सा जो है आप पढ़ लेते हैं ए अकबरी के बारे में। सो ए अकबरी जो है इट वाज द कल्मिनेशन ऑफ लार्ज historical administrative project of classification undertaken by the Abul Fazl at the order of the Emperor Akbar। अब अकबर ने जो है ना अबुल फजल को बोला था कि आप जो है ना एक बड़ा सा एक हिस्टोरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट जो है वो आप यहाँ पे लिखें, तो अकबर के कहने पे ही जो है ए अकबरी जो है वो अबुल फजल के द्वारा जो है वो लिखी गई थी। तो ये जो है ना पार्ट था, ये जो ए अकबरी है ना, ये ऑल्दो ये एक बुक थी बट ये बुक जो है ना वो किसी बड़ी एक हिस्टोरिकल जो प्रोजेक्ट का जो है ना ये एक छोटा सा पार्ट थी। ओके, सो इसे जो है 1598 में जो है कंप्लीट किया गया था। द 42nd रीजनल ईयर ऑफ द एम्परर, 42nd जो है ये ईयर था एम्परर का आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू द 5 रिवीजन्स, तो इसकी जो है 5 रिवीजन्स की गई थी इस प्रोजेक्ट की। तो द ए वाज ए पार्ट ऑफ लार्जर प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि ये जो ए अकबरी बुक है ना ये जो है एक तरह से पार्ट थी एक बड़े प्रोजेक्ट का एंड राइटिंग कमीशन बाय द अकबर, अकबर ने जो है इसे कमीशन किया था। तो इस हिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, ये जो पूरा प्रोजेक्ट था ना इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, अकबरनामा। ओके, ये जो प्रोजेक्ट था ना यहाँ पे इसका नाम था अकबरनामा एंड इस अकबरनामा के अंडर जो है ना कई सारे छोटे छोटे यहाँ पे पार्ट्स थे, राइट, उसी का जो है एक पार्ट है यहाँ पे ए अकबरी। ओके, उसी का ही जो है ये पार्ट है ए अकबरी। आई थिंक आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो जो इसके अकबरनामा के फर्स्ट 2 पार्ट्स है ना वो हिस्टोरिकल नरेटिव्स जो है वो यहाँ पे बताते हैं अबाउट दी मुगल्स के बारे में एंड जिसके बारे में हम चैप्टर 9 में काफी अच्छे से जो है कवर करेंगे। तो जो ए अकबरी है ये 3rd बुक है and was organized as a compendium of the imperial regulations and the gazetteer of the empire। तो ये जो है ना imperial regulations जितने भी थे रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताती है एंड ये जो एम्पायर की गैजेटर भी थी। तो जो ए अकबरी है इट गिव अस डिटेल अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट जो था यहाँ पे उनका उसकी किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने की थी, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, आर्मी के बारे में, रेवेन्यू के सोर्सेज के बारे में, प्रोविंसेस का जो फिजिकल लेआउट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, लिटरेसी किस तरह की थी यहाँ पे, कल्चर हो गया, रिलीजियस ट्रेडिशन हो गए लोगों के, तो इस सभी के बारे में जो ए अकबरी है वो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाती है। सो अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ अकबर गवर्नमेंट, अकबर के जो गवर्नमेंट के कई सारे जो डिपार्टमेंट्स थे ना उसके बारे में हमें ये डिटेल वे में इंफॉर्मेशन देती है एंड इवन जितने भी सूबास थे, सूबा वर्ड जो है किसके लिए यूज किया करते थे, प्रोविंसेस के लिए जो है ये वर्ड यहाँ पे यूज किया करते थे, उसका भी एक इलेबोरेट जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें ए अकबरी में मिल जाता है। सो द ए गिव अस इंट्रिकेट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ दोज प्रोविंसेस, तो हमें जो है काफी क्वांटिटेटिव जो इंफॉर्मेशन हम ये बोल सकते हैं कि काफी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो होती है ना उन सूबास के बारे में हमें ये प्रोवाइड करवाती है ए अकबरी।
सो काफी रिच सोर्स है हमारे लिए ये जो है उनके बारे में जानने के लिए। सो कलेक्टिंग एंड कंपाइलिंग दिस इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली वाज एन इम्पॉर्टेंट इंपीरियल एक्सरसाइज। ऑब्वियसली इन सारी चीजों को, इस सारी इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करना, फिर उसे कंपाइल करना, तो काफी एक इम्पॉर्टेंट इंपीरियल एक्सरसाइज थी। तो इट इन्फॉर्म द एम्परर अबाउट द वेरिड एंड द डाइवर्स कस्टम्स। तो इस बुक के थ्रू जो है ना एम्परर को उसके सूबा में, मीन उसकी स्टेट में जो है जितने भी कस्टम्स हैं उसके बारे में पता चलता है, जितने भी यहाँ पे प्रैक्टिसेस हैं डिफरेंट टेरिटरीज में जो चली आ रही हैं उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिलती थी। सो द ए इज देयरफॉर अ माइन ऑफ इंफॉर्मेशन। हम ये बोल सकते हैं कि जो ए अकबरी ये बुक है ना, ये हमारे लिए भी एक माइन है, एक खदान है ये, जिसके थ्रू हमें जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट हाउएवर टू कीप इन माइंड दैट दिस इज अ व्यू ऑफ द रीजन्स फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो आपको हाउएवर ये भी याद रखना है कि ये हमें हर एक एस्पेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिलवा सकती, क्योंकि ये जो बुक है वो किसी एक पर्सन के द्वारा लिखी गई है, जो पर्सन यहाँ पे सेंटर में था। ओके, एंड जो है रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन ये देती है बट फ्रॉम द सेंटर, बट एक्चुअल में जो होता है ना जो सोसाइटी का व्यू होता है उसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन अच्छे से नहीं दे सकती है, बट फिर भी ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इनफ है। So this book is made up of 5 books, daftars, of which the first 3 book describe the administration. अब ये जो ए अकबरी बुक है ना, इसके भी आगे कई सारे पार्ट हैं। इसके जो है ना ए अकबरी के भी जो है आगे 5 पार्ट्स हैं। ओके, इस बुक के भी आगे 5 पार्ट्स हैं। तो जो फर्स्ट 3 पार्ट है ना इस बुक के, वो हमें प्रशासन के बारे में बताते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो देख लेते हैं। जो फर्स्ट बुक है जिसे मंजिल आबादी बोला जाता है, तो इट कंसर्न्स द इंपीरियल हाउस होल्ड एंड इट्स मेंटेनेंस। राइट, जो इंपीरियल हाउस होल्ड जो घर था उनका, राइट, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं, उसकी मेंटेनेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सेकेंड बुक का नेम है सिपाह आबादी। तो सिपाह के नाम से हमें पता चल रहा है ये मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सर्वेंट्स, राइट, सर्वेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसमें जो है नोटिस हो गए, शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केचेस हो गए इंपीरियल ऑफिशियल्स के, जैसे कि मनसाबदार्स हो गए, लर्नड मैन, पोएट्स एंड आर्टिजन्स, उनके बारे में भी हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलती है सेकंड बुक में। थर्ड बुक है मुल्क आबादी। ये जो फिजिकल साइड होती है ना एम्पायर की, उसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देती है। एंड काफी रिच क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है रेवेन्यू रेट्स के बारे में भी जो है ये देती है, फॉलोड बाय द अकाउंट ऑफ 12 प्रिंसेस। 12 प्रोविंसेस जो थे, 12 सूबा जो थे, उनकी हमें ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है मुल्क आबादी। ओके, सो दिस सेक्शन हैज डिटेल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। इसमें आपको जो है एक डिटेल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें ज्योग्राफिकल, टोपोग्राफिक, इकोनॉमिक प्रोफाइल हो गया सारे सूबास के, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड उनका फिजिकल डिवीजन हो गया, टोटल मेजर्ड एरियाज हो गए, टोटल असेस्ड रेवेन्यू हो गया, उस सब के बारे में हमें जो है मुल्क आबादी में इंफॉर्मेशन काफी अच्छे से मिल जाती है। So after setting out details at the Suba level, the A goes on to give a detailed picture of the sarkars below the Suba. तो अब क्या होता है यहाँ पे सूबा लेवल की सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद में जो एक तरह से सरकार होती है ना सूबा के बीच में, राइट, जो हर सूबा के अंडर भी कई सारी सरकार होते हैं, कई सारे और भी ऑफिसर्स होते हैं ना, उसके बारे में भी हमें जो है ये डिटेल व्यू देती है। तो इसमें हो गया कई सारे इन्होंने टेबल्स बनाए हैं, टेबल्स की फॉर्म में, कॉलम्स की फॉर्म में जो है इन्होंने काफी अच्छे से जो है सारी इंफॉर्मेशन को डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि अब परगनाज हो गए, किला, फोर्ट्स के बारे में, अराजी एंड जमीन पेमुदा जो मीन मेजर्ड एरिया है, राइट, उसके बारे में। नकदी हो गया मतलब रेवेन्यू असेस्ड इन द कैश। सयूरघल हो गया ग्रांट्स ऑफ रेवेन्यू इन द चैरिटी में जो ग्रांट्स दी जाती हैं। जमींदार्स के बारे में, एंड उसके अलावा यहाँ पे जमींदारों की कास्ट के बारे में, राइट, वो भी इंफॉर्मेशन हमें ये देती है। देयर ट्रूप्स इंक्लूडिंग देयर हॉर्समैन, जमींदारों के जो ट्रूप्स हो गए उनके हॉर्समैन हो गए, हॉर्समैन के लिए यहाँ पे सावर वर्ड यूज किया जाता है, वो इंफॉर्मेशन देते हैं। फुट सोल्जर्स जो होते हैं जिन्हें प्यादा बोला जाता है, एलिफेंट्स हो गए जिन्हें फिल बोला जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना हमें ये प्रोवाइड करवाते हैं एट दी सूबा लेवल। ओके, हर प्रोविंसेस के जो है इन्होंने इतने सारे कॉलम्स टेबल्स बना के सारी डिटेल्ड वे में जो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी हुई है हर एक सूबा की। ओके, वहां पे किले कितने हैं, वहां का मेजर्ड एरिया कितना है, रेवेन्यू कितना आता है, ग्रांट्स जो यहाँ पे दी जाती हैं चैरिटी में वो कितनी है, जमींदार हो गए, जमींदारों के कास्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें बताती है।
तो मुल्क आबादी जो है ये एक तरह से काफी हाईली कॉम्प्लेक्स व्यू जो है एजेरियन सोसाइटी का इन द नॉर्दर्न इंडिया उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा जो फोर्थ एंड फिफ्थ बुक है ना, it deal with the religious, literary and the cultural tradition of the people of India and also contain a collection of Akbar's auspicious saying कि अकबर ने जो भी चीजें यहाँ पे बोली हैं उनकी लाइंस के बारे में भी हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। Although the aim was officially sponsored to record detailed information to facilitate Emperor Akbar govern his empire, it was much more than a reproduction of the official paper. That the manuscript was revised 5 times by the author would suggest a high degree of caution on the part of Abul Fazl and a search of authenticity. तो हम ये बोल सकते हैं कि ए अकबरी को जो है ना 5 बार रिवाइज किया गया है। 5 बार रिवाइज किया गया है। 5 टाइम रिवाइज करने का मतलब पता क्या हो गया कि उसमें जो है इन्होंने उसे बार बार चेक किया है कि क्या कोई इसमें एरर तो नहीं है यहाँ पे। तो जहां पे भी इन्हें यहाँ पे एरर दिखाई दी है उसे जो है इन्होंने आगे जाके सॉल्व आउट किया है। इसका ये मतलब हुआ कि इसे जो है ना इसमें जो है काफी ज्यादा ऑथेंटिकेट चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। काफी ज्यादा ऑथेंटिसिटी जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है इस बुक में, राइट। काफी अच्छे से इन्होंने जो है बिल्कुल जो है क्वेश्चन के साथ जो है इसे काफी अच्छे से इसे लिखा है, हाई डिग्री ऑफ क्वेश्चन के साथ। फॉर एग्जाम्पल जो ओरल टेस्टिमोनीज होती हैं, मीन जो ओरल जो हमारे पास ट्रेडिशंस होते हैं ना, उसे क्रॉस चेक भी इन्होंने यहाँ पे किया था कि जो ओरल ट्रेडिशन हमारे पास अवेलेबल है, जो ओरल हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है, क्या वो सच है या नहीं सच है, उसे वेरीफाई इन्होंने यहाँ पे किया था बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू द क्रॉनिकल। ओके, सो इन द क्वांटिटेटिव सेक्शन जितने भी न्यूमेरिक डाटा था उसे जो है ना इन्होंने फिर वर्ड्स में भी लिखा था। जो न्यूमेरिक डाटा जैसे 25 लिखा, ये न्यूमेरिक डाटा हो गया, इसे जो है इन्होंने ऐसे वर्ड्स में भी यहाँ पे लिखा था सो डैट कि किसी पर्सन को यहाँ पे पढ़ने में गलती ना लगे, राइट। इतना अच्छे से जो है इसे यहाँ पे लिखा था। सो हाउएवर हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि एई में बिल्कुल भी गलतियां नहीं हैं, कई जगह पे यहाँ पे गलतियां हैं। तो क्या हो सकता है यहाँ पे कि कुछ माइनर एरर हैं, क्वांटिटेटिव एरर्स हैं कुछ यहाँ पे, तो जैसे कि कोई वर्ड्स यहाँ पे लिखने हो उसमें थोड़ी बहुत एरर है। सो अनदर लिमिटेशन ऑफ द एई इज दैट समवट सिक्योर नेचर ऑफ द क्वांटिटेटिव डाटा वर नॉट कलेक्टेड यूनिफॉर्मली फॉर ऑल द प्रोविंसेस। तो हिस्टोरियंस बोलते हैं कि जितने भी सूबास थे ना यहाँ पे, जितने भी प्रोविंसेस थे, सभी के लिए यहाँ पे जो डाटा है ना वो एक तरीके से इन्होंने यहाँ पे इकट्ठा नहीं किया था। मीन यूनिफॉर्म तरीका इन्होंने यहाँ पे नहीं अपनाया था। जितने भी सूबास थे सभी के लिए अलग अलग तरीका यहाँ पे अपनाया था डाटा इकट्ठा करने के लिए। तो हो सकता है यहाँ पे वेरिएशंस हो, यहाँ पे कुछ गलती हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैनी सूबास डिटेल इंफॉर्मेशन वाज कंपाइल्ड अबाउट द कास्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द जमींदार्स। कई सारे ऐसे सूबास हैं यहाँ पे जमींदारों की कास्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, बट बंगाल एंड उड़ीसा के जो जमींदार थे उनकी कास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं अवेलेबल है। हाउएवर फिर भी जो है ना इन लिमिटेशंस के साथ भी हम ये बोल सकते हैं कि दिस ए अकबरी बुक इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स टाइम। अपने टाइम का जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट है। सो बाय प्रोवाइडिंग द फैसिनेटिंग ग्लिम्पसेस इनटू द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड बाय गिविंग अस द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रोडक्ट्स एंड द पीपल, Abul Fazl achieved a major breakthrough in the tradition of medieval chronicles। ऐसी इंफॉर्मेशन जो है ना, जो हमें अबुल फजल ने इतनी डिटेल वे में जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाई है, ऐसी इंफॉर्मेशन उनके समय के किसी भी हिस्टोरियन ने, किसी भी राइटर ने, किसी भी क्रॉनिकल ने हमें यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करवाई है। हाउएवर जितने भी राइटर्स थे वो वॉर्स के बारे में, कॉन्क्वेस्ट के बारे में, पॉलिटिकल मैकेनाइजेशन के बारे में, डायनेस्टिक टर्मोइल के बारे में लिखते हैं, बट ये जो एक डीप लेवल पे जाके जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होती है वो किसी ने नहीं करवाई है। ओके, सो इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्री, इट्स पीपल, उसके प्रोडक्ट के बारे में, तो ये जो है ना हम बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जो यहाँ पे हमें ए अकबरी ने बताई है। सो द ए कंप्लीटली डिपार्टेड फ्रॉम दिस ट्रेडिशन एंड इट रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्पायर एंड द पीपल ऑफ इंडिया एंड दस कंस्टिट्यूट्स अ बेंचमार्क फॉर स्टडिंग इंडिया एट द टर्न ऑफ 17th सेंचुरी। ओके, तो इंडिया के बारे में हम यहाँ पे जो कि 17th सेंचुरी से बिलोंग करता था, हम काफी अच्छे से जो है जान सकते हैं from the book A.E. Akbari. Okay. So with this we have completed the chapter number 4 also, and in our next video we will start the chapter number 5 and उसमें भी जो है कुछ और important aspects के बारे में हम यहाँ पे cover करेंगे। and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना